आज की कहानी है पति के बिना पराया संसार। एक समय था जब रेशमा की दुनिया खुशियों से महकती थी। जब उसका पति अविनाश उसके साथ था तो छोटी छोटी बातों में भी दोनों सुकून ढूंढ लेते थे। 6 साल का नन्हा बेटा आरव जब दोनों के बीच अपनी तोतली जबान में बातें करता तो घर की चार दीवारियां हंसी से गूंज उठती थी। रेशमा और अविनाश एक दूसरे का संबल थे। अविनाश बेहद सीधा साधा मेहनती और परिवार को साथ लेकर चलने वाला इंसान था। वह दिन रात मेहनत करता ताकि अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य दे सके और अपनी पत्नी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रख सके। लेकिन यह खुशियाँ उस संयुक्त परिवार की नज़रों में खटकती थी। जिस घर में वे रहते थे वहाँ खुशियों से ज्यादा जहर घुला हुआ था। रेशमा के सास ससुर और उसके जेठ जेठानी अविनाश की सीधी सादी तबीयत का गलत फायदा उठाते थे। अविनाश दिन भर पसीना बहाकर जो कमाई कर घर लाता उसे सास ससुर अपने कब्जे में ले लेते। फिर भी उसे और उसके छोटे से परिवार को ताने ही मिलते। दिन भर करता क्या है, दो पैसे कमा कर लाता है तो जैसे एहसान करता है। सास अक्सर रसोई में काम करती रेशमा को सुनाकर कहती, जेठ जी हर छोटी बड़ी बात पर अविनाश को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। कभी जमीन जायदाद के बंटवारे की बात पर तो कभी घर के खर्चों को लेकर आए दिन झगड़े किए जाते। रेशमा जब भी अपने पति के थके हारे चेहरे को देखती तो उसका दिल पसीज जाता। वह अक्सर रात को अविनाश से कहती, आप इतना सहते क्यों हैं? हम अलग किराए के मकान में चले चलते हैं, थोड़ा कम खा लेंगे लेकिन शांति शांति से तो रहेंगे। लेकिन अविनाश हमेशा मुस्कुराकर रेशमा का हाथ थाम लेता और कहता, रेशमा माँ बाप और बड़े भाई हैं, आज गुस्सा है कल समझ जाएंगे। अपनों से दूर जाकर कैसी शांति, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस आरव का ध्यान रखो। अविनाश की यही अच्छाई उसके लिए मुसीबत बनी हुई थी। जेठानी जी आए दिन रेशमा पर झूठे इल्जाम लगाती। कभी खाने में नमक कम होने पर बखेड़ा खड़ा कर दिया जाता तो कभी आरव के खेलने पर उसे डांट कर भगा दिया जाता। रेशमा घुटन के माहौल में भी सिर्फ अपने पति के प्यार और विश्वास के सहारे दिन काट रही थी। अविनाश अक्सर शाम को लौटते समय आरव के लिए कोई छोटी सी मिठाई या खिलौना जरूर लाता और उस चंद पलों की खुशी में पूरा परिवार दिन भर के सारे जख्म भूल जाता था। सब कुछ सहते हुए भी जिंदगी की गाड़ी चल रही थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम बारिश बहुत तेज हो रही थी। अविनाश दफ्तर का काम खत्म करके अपनी पुरानी मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। आरव खिड़की पर खड़ा होकर अपने पापा का इंतजार कर रहा था और रेशमा रसोई में अविनाश की पसंद के गरम गरम पकौड़े बना रही थी। अचानक रात के करीब 8 बजे रेशमा का फोन बजा। अनजान नंबर देखकर उसने घबराते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, क्या आप अविनाश जी के परिवार से बोल रही हैं? हाईवे पर एक ट्रक से उनकी बाइक का बहुत भीषण एक्सीडेंट हो गया है, आप तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचिए। रेशमा के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बदहवास हालत में दौड़ती हुई अपने जेठ और सास ससुर के कमरे में गई। भैया जी चलिए ना, अस्पताल से फोन आया है, अविनाश का एक्सीडेंट हो गया है। रेशमा रोते बिलखते चिल्लाई। लेकिन परिवार के चेहरे पर जो बेरुखी थी उसने रेशमा को अंदर तक कपा दिया। जेठ जी ने आराम से उठते हुए कहा, इतनी बारिश में कहाँ भागेंगे, रुक, मैं किसी दोस्त को फोन करके पता करवाता हूँ। रेशमा इंतजार नहीं कर सकी। वह अपने 6 साल के आरव को गोदी में उठाकर बारिश में ही नंगे पांव सड़क पर दौड़ पड़ी। किसी तरह एक ऑटो पकड़कर वह अस्पताल पहुंची। अस्पताल के सफेद गलियारों में कड़वी दवाइयों की गंध और पुलिस वालों की मौजूदगी में उसके दिल की धड़कनों को रोक दिया। डॉक्टर ने बाहर आकर सिर्फ इतना कहा, आई एम सॉरी। अस्पताल लाने से पहले ही बहुत खून बह चुका था। रेशमा के सामने मानो पूरी दुनिया ढह गई। वह विनाश के बेजान शरीर से लिपट कर चीखती रही, आप मुझे और आरव को अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उठिए ना, देखिए आरव रो रहा है। लेकिन अविनाश की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। 6 साल का आरव अपनी माँ का आंचल पकड़कर सिर्फ यही पूछ रहा था, मम्मी पापा सोते क्यों नहीं, घर चल के चलकर यहाँ क्यों लेटे हैं? अविनाश के जाने के बाद रेशमा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अभी पति की तिरहवीं भी पूरी नहीं हुई थी कि घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जिन सास ससुर और जेठ जेठानी के लिए अविनाश ने
अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी। उनके दिलों में थोड़ी भी हमदर्दी नहीं बची थी। 13वीं का संस्कार खत्म होते ही एक दिन ससुर जी ने घर के सभी सदस्यों को आंगन में बुलाया। रेशमा भी अपने बेटे का हाथ थामे एक कोने में गुमसुम बैठी थी। ससुर जी ने भारी लेकिन सख्त आवाज में कहा, देखो रेशमा, जो होना था वो हो गया। अविनाश अब इस दुनिया में नहीं है। अब सवाल यह है कि तुम्हारा और इस बच्चे का खर्च कौन उठाएगा। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम मुफ्त में दो दो पेट पाल सके। जेठ के अपने बच्चे हैं, वे अपना देखें या तुम्हारा। जेठानी ने तुरंत बात संभालते हुए लेकिन कड़वे शब्दों में कहे, हाँ, वैसे भी जब कमाने वाला ही नहीं रहा तो इस घर में रहकर क्या करोगी। अपने मायके चली जाओ या अपना इंतजाम खुद करो। रेशमा का मायका बहुत गरीब था। उसके बूढ़े पिता पहले ही बीमारी से जूझ रहे थे। वहां जाना मतलब उन पर बोझ बनना था। रेशमा ने रोते हुए सास के पैर पकड़ लिए। अम्मा जी, मुझे इस घर से किसी कोने में पड़ी रहने दीजिए। मैं झाड़ू पोछा कर लूंगी, घर का सारा काम करूंगी। बस मेरे आरव को सिर छुपाने की जगह दे दीजिए। मैं अपने बच्चों का पेट कैसे तैसे पाल लूंगी। लेकिन किसी का दिल नहीं पिघला। फैसला सुना दिया गया। घर के पिछले हिस्से में बना एक पुराना सीलन भरा स्टोर रूम, जिसमें कबाड़ रखा रहता था, रेशमा और आरव को दे दिया गया। रसोई अलग कर दी गई, चूल्हा अलग जलने लगा। अब रेशमा की असली अग्नि परीक्षा शुरू हुई। सुबह होते ही जेठानी और सास के तानों की बौछार शुरू हो जाती। आरव अगर गलती से भी आंगन में खेलने चला जाता तो उसे धक्का देकर भगा दिया जाता। दूर रह यहाँ से, अभागी माँ का अभागा बच्चा। जेठानी के ये शब्द रेशमा के कानों में गरम तेल की तरह गिरते। रेशमा दिन भर रोती और रात को जब आरव सो जाता तो उसके मासूम चेहरे को देखकर घुट घुट कर बिलकती। उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वह आरव के लिए दूध या अच्छी सब्जी खरीद सके। वह पानी में सोखी रोटी भिगोकर अपने बच्चों को खिलाती और खुद भूखे पेट सो जाती। दिन बीतते गए लेकिन जुल्म कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। एक दिन दोपहर का समय था। कड़कड़ाती धूप में रेशमा उस छोटे से सीलन भरे कमरे में बैठी आरव के पुराने कपड़ों पर वंदना लगा रही थी। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। अचानक बाहर एक सुंदर कार आकर रुकी। आरव ने खिड़की से बाहर झांका तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। मम्मी मम्मी, देखो बुआ जी आई हैं। बुआ जी आई हैं। आरव खुशी से उछल पड़ा। अविनाश की छोटी बहन, आरव की बुआ, शादी के बाद पहली बार इस शहर में आई थी। अविनाश अपनी बहन से बेहद प्यार करता था और आरव भी अपनी बुआ का दुलारा था। रेशम का दिल भी पल भर के लिए आस में भर गया। उसने सोचा, आखिर अविनाश की बहन है, अपने भाई के बच्चे का हाल पूछने आई होगी। कम से कम आरव को तो थोड़ा प्यार मिल जाएगा। रेशमा के मन में छाए काले बादलों के बीच एक छोटी सी उम्मीद की किरण जगी। पति के जाने के बाद पहली बार उसे लगा कि कोई अपना आया है। वह तुरंत रसोई की तरफ दौड़ी। डिब्बे में थोड़ा सा सूजी और चीनी पड़ी थी। उसने सोचा कि जल्दी से बुआ जी के लिए कुछ हलवा या नाश्ता बना ले, ताकि खाली हाथ उनका स्वागत न करना पड़े। उसके कांपते हाथों में भी एक नई फुर्ती आ गई थी। लेकिन जैसे ही रेशमा हलवे की कढ़ाई चढ़ाकर खिड़की के पास पहुंची, उसकी नज़र बाहर पड़ी और वहां जस की तस जम गई। गाड़ी का दरवाजा खुला। बुआ बाहर निकली। उन्होंने एक बार रेशमा के उस पुराने कमरे की खिड़की की तरफ देखा, जहां से 6 साल का आरव हाथ हिलाकर बुआ जी पुकार रहा था। लेकिन बुआ की नज़रों में भाई के बच्चे के लिए कोई प्यार नहीं था। वहां सिर्फ एक अजीब सा डर और हिचकिचाहट थी। उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू उठाया और उससे अपना पूरा चेहरा ढक लिया, ताकि कोई ये न देख ले कि वे रेशमा के कमरे की तरफ देख रही हैं या रेशमा उन्हें देख ले। वे तेजी से कदमों से रेशमा के कमरे को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए सीधे बड़े भाई जेठ जी के आलीशान और वातानुकूलित कमरे की तरफ बढ़ गए। आरव का उठा हुआ हाथ धीरे धीरे नीचे गिर गया। उसकी मायूस मासूम आंखों में फैला सन्नाटा रेशमा के कलेजों को छलनी कर गया। आरव ने धीरे से मुड़कर अपनी माँ से पूछा, मम्मी, बुआ जी ने अपना मुंह क्यों छुपा लिया? क्या वो हमसे गुस्सा है? वो हमारे कमरे में क्यों नहीं आई? रेशमा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों से आंसू छलक कर गालों पर बह निकले। उस दिन रेशमा को समाज और रिश्तों का सबसे नग्न और कड़वा सच सामने आया। जब तक इंसान के पास पैसा और रुतबा होता है, रिश्तेदार चींटियों की तरह आसपास मंडराते हैं।
लेकिन जैसे ही सिर से पति का साया उठता है और गरीबी आती है, वही रिश्तेदार मुंह छुपाने लगते हैं। वे हाल पूछना तो दूर, सांत्वना का एक शब्द बोलने से भी डरते हैं कि कहीं यह अभागी औरत उनसे मदद न मांग ले, कहीं इसके बच्चे के खर्च का थोड़ा सा बोझ उन पर न आ पड़े। उस रात रेशमा सो नहीं सकी, आंसू सूख चुके थे और उनकी जगह एक अजीब सी कठोरता ने ले ली थी। उसने आरव के सोते हुए मासूम चेहरे को देखा। नहीं आरव, अब नहीं रोऊंगी। उसने खुद से वादा किया। जिन्होंने आज हमसे मुंह छुपाया है, जिन्होंने तुम्हें दुत्कारा है, मैं उनके सामने कभी हाथ नहीं फैलाऊंगी। अगर तुम्हारे पापा आज जिंदा होते तो क्या वे तुम्हें इस तरह दर दर की ठोकरें खाने देते? नहीं, अब मुझे ही तुम्हारा बाप भी बनना होगा और माँ भी। अगली ही सुबह रेशमा ने अपनी माँ द्वारा शादी में दी गई पुरानी धूल फांकती सिलाई मशीन को बाहर निकाला। उसने कमरे के कबाड़ को साफ किया। उसके पास जो कुछ थोड़े पैसे बचे थे, उससे वह बाजार जाकर सिलाई के कुछ धागे, बकरन और कैंची खरीद लाई। उसने मोहल्ले की औरतों के पास जाकर सीधे शब्दों में कहा, मैं कपड़े सीने का काम शुरू कर रही हूँ, आप मुझे मौका देते कर देखिए। मैं बाजार से कम दाम में और बहुत अच्छी सिलाई करूंगी। शुरुआत में लोगों ने उस पर दया दिखाकर एक आध ब्लाउज या सीट सिलने को दिए, लेकिन रेशमा ने अपने काम में अपनी पूरी आत्मा उड़ेल दी। उसकी सिलाई इतनी सफाई से होती थी कि धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में उसके काम की तारीफ होने लगी। दिन में वह दूसरों के घर का काम करती और रात रात पर जाग कर सिलाई मशीन चलाती। ठक 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 की वह आवाज़ सिर्फ मशीन की आवाज़ नहीं थी, वह रेशमा के स्वाभिमान और संघर्ष की धड़कन थी। जब जेठानी या सास उसे ताना मारते तो वह कोई जवाब नहीं देती। उसकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। उसने अपने काम को ही अपना ईश्वर मान लिया था। समय कभी एक सा नहीं रहता। मेहनत और नियत अगर साफ हो तो ईश्वर भी रास्ता बना ही देता है। 2 साल बीत गए। रेशमा की सिलाई का काम इतना बढ़ गया था कि अब उसने अपने साथ 2 और गरीब औरतों को काम पर रख लिया था। उसने बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। जिस रेशमा को कभी एक एक रुपए के लिए तरसाया गया था, आज वह अपने दम पर हर महीने अच्छी खासी कमाई कर रही थी। उसने सबसे पहले अपने बेटे आरव का दाखिला शहर के एक प्रतिष्ठित और अच्छे स्कूल में करवाया। अब आरव फटे पुराने कपड़ों में नहीं बल्कि साफ सुथरे यूनिफॉर्म में, हाथ में बैग लिए गर्व से स्कूल जाता था। रेशमा उस पुराने सीलन भरे कमरों को छोड़ दिया और शहर के एक अच्छे इलाके में अपने लिए एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत सा घर किराए पर ले लिया। जिस दिन वह उस घर को छोड़ रही थी, उस दिन उसकी सास और जेठानी दरवाजे पर खड़ी होकर उसे देख रही थी। उनके चेहरों पर पश्चाताप और शर्मिंदगी की परतें साफ दिख रही थी। जिस औरत को उन्होंने बोझ समझकर कबाड़ खाने में फेंक दिया था, आज वही औरत अपने पैरों पर खड़ी होकर सिर उठाकर उस घर से विदा ले रही थी। कुछ हफ्तों बाद बाजार की मुख्य सड़क पर रेशमा अपनी दुकान के बाहर खड़ी थी। आरव उसके पास खड़ा आइसक्रीम खा रहा था। तभी सामने से वही गाड़ी गुजरी। गाड़ी में उसके जेठ जेठानी और वही ननद बैठी हुई थी। गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। ननद की नज़र दुकान के बाहर बोर्ड पर पड़ी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रेशमा बुटीक एवं डिजाइनर। ननन ने जब रेशमा को सुंदर सूती साड़ी में आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए देखा, तो इस बार भी उसने अपना मुंह छुपाने की कोशिश की, लेकिन इस बार डर या अनदेखा करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ही नज़रों में गिर जाने की शर्मिंदगी से। रेशमा ने उन्हें देख लिया था, लेकिन इस बार उसके दिल में कोई दर्द, कोई कड़वाहट या कोई शिकायत नहीं थी। उसने ननद की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और अपने बेटे आरव का हाथ थामकर दुकान के अंदर चली गई। रेशमा ने यह साबित कर दिया था कि किसी औरत की पहचान या उसकी ताकत सिर्फ उसके पति के होने तक सीमित नहीं होती। जब परिस्थितियां उसे तोड़ने की कोशिश करती हैं, तो वह खुद अपनी ढाल बनकर अपने और अपने बच्चे के लिए एक नया इतिहास लिख सकती हैं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व हाइप ज़रूर करें। आपके एक लाइक और कमेंट से हमारा मनोबल और बढ़ेगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे।